और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एक्सेलेंस के भव्य सम्मेलन में इंदौर के जाने माने उद्योगपति, पॉलिसी मेकर्स और प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दर्शकों के समक्ष प्रदेश के विकास को लेकर चल रही योजनाओं पर अपने विचार रखे। राज्य के आर्थिक विकास के लिए बेहतरीन नीतियों का होना बहुत जरूरी है। इस बात का महत्व समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने समाधान विंडो, प्लग एंड प्ले, 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी जैसी अन्य सुविधाओं से निवेशकों का काम आसानी से करने की पहल की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए सम्मेलन में मौजूद थे CII के पूर्व अध्यक्ष और सिग्नेट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सौरभ सांगला जी और CII मालवा जोन के वाइस चेयरपर्सन और रिडी साइंस प्राइवेट लिमिटेड के CEO श्री अक्षत चुराडिया जी। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट खास तौर पर अगर हम बात करें, आप दोनों हमें बेहतर समझा पाएंगे। सौरभ जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि निवेशकों को निवेश करने के लिए आकर्षित करना, किसी भी राज्य के लिए निवेशक और निवेश बहुत ज़रूरी है, उसकी रीढ़ को मजबूत करता है उस राज्य की। आकर्षित करने के लिए अभी तक मध्य प्रदेश में किस तरीके के काम चल रहे हैं? क्योंकि अभी जो जानकारियां हमें मिली हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। मध्य प्रदेश हिस्टोरिकली एक कल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो एक इंडस्ट्रियल हब, इन्वेस्टमेंट हब बनते जा रहा है। उसके लिए डेफिनेटली कोई एक दिन में बदलाव नहीं आता है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका विजन जी, सारे ब्यूरोक्रेट्स का उसमें काम, और साथ में एक इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट पार्टनरशिप इतने सालों से जो चल रही है, उसके कारण आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश में, जैसा आपने बताया, 15 लाख करोड़ का निवेश की उम्मीद है और ऐसे वादे हुए हैं। उसके साथ साथ 29 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जिसमें कि 40% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ 7 वर्षों में इंडस्ट्रीज़ को वापस मिलता है। वो एक बहुत बड़ा एक आकर्षण है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, मध्य प्रदेश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, जो कि बहुत सारे मार्केट्स को एक्सेस करता है, क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर में हैं। उसके साथ साथ अगर जो आपके क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट वाइज अप्रोच कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें इथेनॉल जी, की बात करें तो इथेनॉल संबंधी उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई, टेक्सटाइल संबंधी स्ट्रैटेजीज बनाई। तो बहुत बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज भी निवेश कर रही हैं। तो एक ये विजन के कारण बहुत होता है जी, और विजन बहुत क्लियर है। विजन बहुत क्लियर है। ठीक है अक्षत जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि भारत जो है वो अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, और देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जो निवेश करने के लिए जो कंपनियां हैं, उनके लिए अट्रैक्शन जो है वो यहाँ ज़्यादा नज़र आता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से अचीव हो, और आने वाले सालों में इसे कैसे देखते हैं? हम प्रदेश की बात करते हैं और हम देश की बात करते हैं। तो ये सेम चीज़ अभी B20 समिट में हमारी माननीय फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कही थी कि हमारे पास इस देश में जो कुछ है वो चीन के पास है ही नहीं। बिल्कुल, हमारे पास फेयर डेमोक्रेसी है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट्स हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रातों रात डिसीजन चेंज हो जाएंगे, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो ये तो देश की बात हुई। अब जहाँ तक प्रदेश की बात हुई, तो टाइगर स्टेट है और ये शेर अब दहाड़ रहा है और अपने दांत भी दिखा रहा है। तो मध्य प्रदेश तो उभरता हुआ राज्य है, और मध्य प्रदेश के लिए जो हमारी सरकार ने पिछले 10-15 सालों में जो कार्य किया है वो अनकम्पेरेबल है। पहले हम इसे बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था, जो कि आज की तारीख में भारत के सबसे उभरते हुए, सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रदेशों में से है। कुछ डेटा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है, मध्य प्रदेश कंसिस्टेंटली उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट, 1 से 2% ज़्यादा ग्रोथ रेट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर इन ऑल इंक्लूसिव फोकस है। गवर्नमेंट ने करीब 8 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं: टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फार्मा, IT, फूड, डिफेंस, जिसमें सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है।
फिर मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो पास किया, उसके अंतर्गत आपको 15 दिन के अंदर उन्हें मेजॉरिटी लाइसेंसेस आपको देंगे वो। फिर सिंगल विंडो सिस्टम है, लैंड आइडेंटिफिकेशन से लेके लैंड अलॉटमेंट, उसके बाद सारे परमिशन अप्रूवल, सबके लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। आप कोई सी भी विभाग की परमिशन अगर अप्लाई करना चाहें, सबके लिए वो सिंगल विंडो के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का ये एडवांसमेंट भारत के कुछ ही प्रदेशों में अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। सो मध्य प्रदेश डेफिनेटली उस चीज में आगे है, बहुत आगे है। मध्य प्रदेश में महिला उद्योगपतियों की संख्या में भी तेजी से ग्रोथ नजर आ रही है। ऐसे में सम्मेलन में अपने विचार रखने के लिए मध्य प्रदेश की 2 महिला उद्योगपति भी उपस्थित थी। उमंग श्रीधर डिजाइन्स की फाउंडर उमंग श्रीधर और द हिमालयन ऑर्गेनिक की फाउंडर सुदिति शर्मा ने महिला सशक्तिकरण और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर अपने विचार रखे। सुदिति जी, जिस तरीके से हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे अगर हम आज की जनरेशन तो वेल एजुकेटेड है, उनको पता है उन्हें क्या करना है। चाहे हम लड़कियों की बात करें, वो आगे बढ़ रही हैं, अपने अपने हक की बात कर रही हैं। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि वो जनरेशन जिन्होंने शायद अपना पूरा जीवन अपने परिवार को, अपने बच्चों को और घर में ही रहकर बिता दिया, अपनी प्रतिभा को उन्होंने मारा और ये सोचा कि ये परिवार ही मेरा है, मैं इसी के लिए जीऊंगी। वो जनरेशन को जागरूक करके बाहर लाना कि आप अपनी प्रतिभा को समझिए, बाहर आइए और अपने लिए काम करिए, जो आपके अंदर हुनर है उसे दिखाइए, वो चीजें भी देखने को मिल रही हैं। मैं एक खुद फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के नाते समझती हूँ कि इस सोसाइटी में, इस देश की सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल है और होना भी चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि महिलाओं को सिर्फ मदद की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है तो सिर्फ एक मौका देने की और राइट एजुकेशन देने की। बाकी तो वो खुद से ही खुद में बहुत सक्षम है। अगर अपन में एक पॉइंट जागरूकता का भी है, जैसा उस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं जिन्हें शायद उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को या बाहर निकल के काम करने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्हें ये बताना कि आपके लिए ज़रूरी है। सो वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट अपनी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, तो उनको बताना अब आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है, क्योंकि वो ज़माना देख सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है और राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि हो सकता है सब कुछ बहुत ही अच्छे से। मेरा सवाल आपसे भी है उमंग, क्योंकि आप इतनी सारी महिलाओं को लेकर चल रही हैं, उन्हें आपने जॉब प्रोवाइड किया है, वो आपके साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, उन्हें खुद को ये अश्योरिटी होना, खास तौर पर महिलाओं के साथ परिवार की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। ईमानदारी से अगर हम बात करें तो ये आज भी है और ये मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा। तो वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना, इसको लेकर कितनी कठिनाइयाँ आपको, इसका सामना आपको करना पड़ा? तो जैसा कि आपने कहा कि परिवार की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, तो आई वॉज़ लकी कि मेरे परिवार वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और रादर आई थिंक माय फादर वाज ऑलवेज लाइक कि आपको एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनना है, तो हमेशा बी योर ओन बॉस एंड यू नो, तो वो इन्वायरमेंट घर पे था। तो आई वाज सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब फैमिली मोटिवेटेड रादर। और बट हाँ, ऑफ कोर्स जब हम गांव में जाते हैं, महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो उनकी परिवार की, उनके पतियों की, समटाइम्स उनके बेटों की सहमति होना बहुत ज़रूरी होती है। तो वही काम जो पिछले 7 साल में जो हम लोगों ने किया है, वो यही है कि बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हुई है। लोग बोलते हैं 7 साल में या 8 साल में आपने सिर्फ 1500 आर्टिसंस के साथ काम किया, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है कि हम महिलाओं के साथ बैठ के, घर में बैठ के बात करते हैं। यू नो, दे हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। आई हैव बीन वेरी पेशेंट अबाउट इट। तो जब भी आप महिला के साथ डील करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑर्डर चल रहा होता है और सडनली हमारी आर्टिसन का फ़ोन बंद हो जाता है, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो फील्ड पे हम कुछ ऐसे लोग रिकॉग्नाइज करके रखते हैं कि वो जाके उसको सॉर्ट आउट करें, बैकअप करें, या फिर वो जाके देखें कि क्या हो गया। क्योंकि हम हाथ का काम करते हैं, तो हर हाथ अलग काम करता है।
तो अगर स्पेसिफिकली ये महिला यही काम करती है और हम उससे काम करवाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से मैं कपड़ा बुनती हूँ शायद आप नहीं बुन पाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को हमें, ये चैलेंजेस हैं और इनको हम ओवरकम कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, जब एक बार महिला के हाथ में पैसा आने लगता है ना तो सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो जब 4 महीने हर महीने 6,000 7,000 8,000 रुपए लेके जाती है अपने घर पे, जो कुछ नहीं कर रही थी, जो शायद बोझ थी कहने को, तो फिर उसके पति को भी लगता है कि हाँ ठीक है पैसा ला रही है ना, चलो अब चले जाओ, करने दो। सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में पेशेंस और फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के चलते अपराध बिल्कुल कंट्रोल में है। इंदौर के व्यापारी, नागरिक और महिला शहर में सुरक्षित महसूस करते हैं। इंदौर के डीसीपी निमिष अग्रवाल जी ने प्रदेश और शहर के विकास में कानून की भूमिका पर विस्तार से जानकारी देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। बहुत सारे सवाल हैं मन में, लेकिन अब शुरुआत महिला सुरक्षा से करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि अगर शक्ति सुरक्षित है तो शिव आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला तो सवाल सर यही है, क्योंकि आप इस इलाके के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा के लिए सर बहुत सारी चीज़ें सरकार कर रही है, आई एम श्योर आप भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे होंगे। कुछ नया महिला सुरक्षा में क्या हो रहा है सर? क्योंकि क्राइम जो है पूरे दुनिया में महिलाओं के प्रति ज़्यादा है बनस्पत की और मसलों के। महिला सुरक्षा के संबंध में एक हमारे यहाँ से एक कैंपेन स्टार्ट हुआ असली हीरो के नाम से। हम लोगों ने जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि बहुत सारे 90% ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिचित होता है जो कि घटना में इन्वॉल्व रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक अभियान चालू किया असली हीरो, जिसमें हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आगे आके मदद करता है और कोई भी जो छेड़छाड़ की घटना है या कोई ईव टीजिंग है उसमें आके जो है वो एक समैरिटन की तरह जो है वो आगे आके उस रोकता है और पुलिस की मदद करता है। तो एक समाज में एक ऐसा भाव जो है उत्पन्न हो जिसमें कि सामाजिक स्तर पे जो है व्यक्ति आके ऐसे चीज़ों में अपना इंटरवेंशन करें टाइमली और उसको रोक सकें। तो एक इस तरह का अभियान हमने उसमें सम्मानित किया है बहुत सारे, और माननीय सीएम सर ने भी बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया है। तो इस तरह से हमने इसमें महिला सुरक्षा में नए एक प्रयास किए हैं। सर एक सवाल मेरा था, कई बार ऐसी शिकायतें आती है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर्स पे जब कॉल जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्पलाइन नंबर पे महिलाएं कॉल कर रही हैं, फ़ोन पिक भी होता है लेकिन आपकी जो पीसीआर वैन टाइम पे नहीं पहुँच पाती, या अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो सर ये कैसे पता लगे कि आपका जो रिस्पॉन्स टीम है वो ठीक से रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं? इसको मॉनिटर कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं देखिए, इसमें मतलब जो इस तरह की समस्याएं पूर्व में थी, बट इसको धीरे धीरे इसमें चेंजेस किए गए हैं, सुधार हुआ है इसमें। और अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, कॉल सेंटर्स बना दिए गए हैं। हमारा जो डायल 100 का प्रोजेक्ट है, जो कि मैं समझता हूँ पूरे देश में जो है एक स्टेट वाइड डायल 100 का जो प्रोजेक्ट आया था वो पहली बार मध्य प्रदेश में आया था। अमूमन ये जो है सिटीज़ में रहता है और पूरे स्टेट वाइड लेवल पे जिसमें कि रूरल एरिया को भी कवर किया गया हो, तो ऐसा पहली बार यहाँ पर आया था। और एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर भोपाल से संचालित है और वो वहाँ से जो है पूरी मॉनिटरिंग के साथ में उसमें बड़े अच्छे रिस्पांस टाइम के साथ में रूरल एरिया में 20 मिनट्स रहता है, अर्बन एरिया में 5 to 10 मिनट्स रहता है। तो इस तरह से बड़े पैरामीटर्स बना के और एक उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए जो इस तरह की चल रही सुविधाएं, तो उसमें काफ़ी अब मैं समझता हूँ उसमें सुधार हुआ है। सर उज्ज्वल भारत की बात हम कर रहे हैं, उज्ज्वल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल एक कारोबारी के मन में यही आता है कि भाई अमुक इलाके में मैं निवेश कर रहा हूँ तो क्या मेरा निवेश सुरक्षित है कि नहीं। तो उसे लेकर ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव, क्योंकि सरकार लगातार पैरोकारी करती है कि हम निवेशकों को बुला रहे हैं, लेकिन अगर निवेशक सुरक्षित ही महसूस ना करें, उनका पैसा, उनका प्रीमाइसेस सेफ ना हो, तो कोई निवेश करेगा क्यों सर? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जो है डेवलपमेंट सिक्योरिटी के बाद ही फॉलो करता है और इसलिए जो है जितनी भी इस तरह की शिकायतें होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली जो है व्यापारियों को टारगेट किया जाता है, तो उसको बड़ा ही गंभीरता से लिया जाता है और बहुत ही त्वरित एक्शन उसमें लिया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट
सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट सिस्टम्स ऐसे हम बनाएं जो कि हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं छूट गए हैं, जिनको यहाँ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, नशे की आदतें हैं, तो ऐसे हमको ढांचों को भी विकसित करना पड़ेगा जो कि इस तरह के लोगों को डील कर सकें, क्योंकि हमको इनकी समस्याओं को एक मनोवैज्ञानिक समस्या की तरह देखना पड़ेगा जी। और सिर्फ एक क्राइम के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा कि हम उनको FIR करें और उनको बंद करें। अगर कोई व्यक्ति गलत उसमें संगत में, गलत आचरण में पड़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में कई नए नए उपक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो डिजिटल क्लासरूम हो या CM राइज स्कूल हो। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी ने प्रदेश के एजुकेशन सेक्टर पर अपने विचार रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस नीति में एक तरह से कहा जाए तो आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। इसमें जो मुख्य बातें हैं उनमें से मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। जो पहली इसमें बात है कि जो शिक्षा का जो माध्यम है वो मिडिल क्लास तक अपनी ही भाषा में करने का उसमें आह्वान किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा में सबसे अधिक सीखते हैं, दूसरी भाषा में उनको अपनाने में उनको थोड़ा समय लगता है। तो स्कूल लेवल पर एक तो स्कूल का सिस्टम ही इसमें बदला हुआ है कि पहले 5-3+3 करके इसको एक तरह से बनाया गया है शिक्षा नीति को, और हायर लेवल पर भी बहुत चेंज किए गए हैं। तो पहला तो माध्यम मिडिल क्लास तक अगर हिंदी भाषा में ही रहे और उसके साथ ही उनको स्किल सीखने के लिए भी बहुत आगे लाया गया है। उनको कई तरह की एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्कूल लेवल पर ही बच्चों को सशक्त और अपना स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किया गया है। इसके बाद अगर हम जब आगे की शिक्षा में देखते हैं तो हायर लेवल पर जब हम शिक्षा देखते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय मुख्य रूप से हायर लेवल शिक्षा से कंसर्न है, तो यहाँ पर भी बहुत तरह की पॉलिसीज़ को लाया गया है। इसमें एक जैसे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री है। अगर कई बच्चे पर अपनी आर्थिक परेशानियों की वजह से, सामाजिक परेशानियों की वजह से अगर अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उनको छोड़ने का भी ऑप्शन है। अगर वो एक बार छोड़ें, अगर 3 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स वो पहले साल के बाद ही छोड़ देते हैं तो उनकी वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। 2 साल बाद छोड़ते हैं तो उनको एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद वो आगे जब भी चाहे उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन अब नहीं रह गया है। इसके साथ ही जैसा विदेशों में होता है कि कई बार अपने मुख्य विषय के साथ उनको दूसरे विषय भी पढ़ने का मन होता है। जैसे कोई साइंस का विद्यार्थी है लेकिन अगर संगीत की शिक्षा लेना चाहे, इकोनॉमिक्स की शिक्षा लेना चाहे, तो वो रास्ते भी अब खुले हैं। दूसरी फैकल्टी के भी आप विषय में अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा लाई गई है और इसमें अपने जितना भी हम अर्न करते हैं, जो क्रेडिट हैं, अब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल क्रेडिट दिए जाते हैं। और ये क्रेडिट एक तरह का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक एकेडमिक डेटा बैंक है, उसमें सारे जमा हो जाते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें वो आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसका विदेशों के साथ भी एक तरह का सामंजस्य बिठाने का प्रयास चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश हमारा सबसे अग्रणी राज्य है जहाँ पर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी तौर पर हो चुका है। अभी इस बार हमारा 3rd ईयर आ रहा है, 2 साल पहले ही 1st ईयर में आ गया। 2021 से हम लोग शुरू कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हम इसका क्रियान्वयन कर चुके हैं। 2nd ईयर में भी हो गया है और इस साल 3rd ईयर में आया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें परिवर्तन किया है। सेमेस्टर के स्थान पर अभी वार्षिक पद्धति से इसको लाया गया है और पूरा प्रयास है कि इसके अगले वर्ष हम लोग इसको सेमेस्टर पद्धति से इसके पूर्ण स्वरूप में हम इसको क्रियान्वित कर सकेंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में जो बहुत ज़रूरी बातें हैं उन पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। अपना जो आजकल के जैसे अभी जो डिस्कशंस हो रहे थे, जिनको मैं भी सुन रही थी, कि बच्चों जो सब जगह बेरोज़गारी भी बहुत है, तो आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, अप्रेंटिसशिप डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। स्वरोजगार की योजना, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ लाई गई हैं। इसके साथ ही खास तौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज हम उज्ज्वल मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, उज्ज्वल भारत तो है ही। भारत हमारा अब सबके विश्व के जब जैसे हम लोग सब देख रहे हैं, चांद विजय के साथ ही चंद्रमा पर जब हमारा चंद्रयान उतरा,
तो विश्व के 4 बड़े राज्यों में जिन्होंने ऐसा किया है उसमें शामिल हो गए, 4 बड़े देशों में शामिल हो गया। और उसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा ऐसा पहला राष्ट्र है। तो विश्व में अपनी महत्ता हमारे देश ने स्थापित कर दी है। हमारा भारत एक तरह से उज्जवल भारत के रूप में सब जगह अपनी आभा बिखेर रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ रहा है।